नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र सामाजिक विज्ञान में क्लास 9 का ये चैप्टर 4 है, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। नदी, क्योंकि नदी को देश की लाइफलाइन माना जाता है, जीवनी माना जाता है और बहुत हद तक ये सच भी है। जहाँ नदियाँ होती हैं, बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ होती हैं, वैसे स्थान पे लोगों का जीवन आसान होता है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो मिलता है पानी। पानी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, न सिर्फ दैनिक जीवन जीने के लिए बल्कि अपना काम काज करने के लिए, साथ ही साथ अपने अलग अलग चीज़ों के उत्पादन के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। हर जगह पानी की आवश्यकता होती है और इसीलिए नदियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि नदियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, किस प्रकार से उनका पूरा क्रियाकलाप होता है और किस प्रकार से उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदियाँ। नदियाँ किस प्रकार से अपना जीवन जीती हैं। तो नदियों के जीवन की तीन अवस्था होती है। जैसे मनुष्य होता है बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसी प्रकार से नदियों का भी जीवन जो होता है उसे तीन हिस्सों में माना जाता है। सबसे पहले जो है युवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, जिसे आप समझ सकते हैं कि मध्य भाग जो है ये प्रारंभिक भाग है। प्रौढ़ावस्था जो है मध्य भाग है। सबसे पहले देखते हैं युवावस्था होता क्या है। युवावस्था जो होती है नदी का, या इसे बांट लेते हैं पहले। दूसरा हुआ प्रौढ़ावस्था, या मध्य भाग, और अंतिम जो होता है वो वृद्धावस्था होता है। अर्थात वह भाग जिसमें नदी अपना जीवन समाप्त करती है और वह समुद्र से मिल जाती है, इसे कहा जाता है वृद्धावस्था या अंतिम भाग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नदी होती है उसका उद्भव, ज़्यादातर नदियों का उद्भव या समझिए लगभग सभी नदियों का उद्भव पर्वत पे होता है, पर्वत के किसी स्थान पे होता है। तो जो नदी होता है जहाँ पे उसका उद्भव होता है वो स्थान पर्वतीय क्षेत्र से बहता है। अर्थात मान लीजिए इस प्रकार से कोई पर्वत है, ये आप देख सकते हैं, ये पर्वत है। यहाँ पे यदि नदी का उद्भव हुआ तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि नदी का उद्भव ऊंचे स्थान से हो रहा है तो यहाँ वो बहुत तेज गति से बहेगी। तो ये है इसका प्रारंभिक अवस्था, यहाँ पर तेज गति से बहती है और वो तब तक बहती है जब तक उसे बहुत बड़ा अवरोध ना मिल जाए। अवरोध यदि कोई चट्टान मिल जाता है या बहुत ऊंची जमीन मिल जाती है तो नदी अपना रास्ता बदलती है और रास्ता वो सीधे बदलती है और फिर से तेजी से चलना प्रारंभ करती है जब तक कि उसे कोई अवरोध ना मिल जाए। तो इस प्रकार से जो नदी का रास्ता होता है वो वी शेप में होता है। इस समय पे नदी जो होता है उस वो अपने साथ साथ बहुत सारे पत्थर, कंकड़, मिट्टी, चट्टान, वो चीज़ों को बहाते हुए ले जाता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसका प्रवाह बहुत तेज होता है, पानी की मात्रा बहुत होती है उस समय पे, चूंकि वो शुरुआत होती है, बहुत तेज़ी से वो जाता है। तो वो घाटियाँ इत्यादि जो होती हैं वहाँ पे ये बहता है। घाटी इत्यादि जैसे जगहों में वो बहता है और बहुत तेज बहता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों का वो दूर हटाते जाता है। और साथ ही साथ जो नदी होता है वो एक तरह से गहराई में जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस रास्ते पर नदी बहेगा वहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा हो जाएगा, वो बहुत तेजी से जाएगा, सभी चीज़ों को अपने साथ वो ले जाते जाएगा। तो उसमें जब हम जाएंगे तो ये वी शेप बनेगा। ज़्यादातर उसका जो रास्ता होता है इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, अर्थात जहाँ वो टकराएगा वहाँ से वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वो जाते जाएगा। इसका जो कटाव होता है वो वी शेप में होता है। तो ये है इसका प्रारंभिक अवस्था। तो इस अवस्था के बाद नदी जब आगे जाती है तब उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीरे हो जाती है और फिर वो लंबे मैदानों में जाती है। जैसे पहाड़ से निकलने के बाद, मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली तो यहाँ पे वी शेप बनाते हुए जाएगी। उसके बाद चूंकि मैदान आ जाता है, अर्थात मैदानी एरिया इत्यादि
स्थान आ जाते हैं जहाँ पर उसकी रफ्तार धीरे हो जाती है, तो वो थोड़े धीरे गति से बहने लगती है। और यदि कहीं पे उसके आगे कोई अवरोध आता है तो वो धीरे से मुड़ती है, वी शेप नहीं बनाती। अब उसका आकार कुछ यू या एस की तरह होता है और इस तरह से वो धीरे 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 बहने लगते हैं वो लंबे स्थानों पे। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये जो मिट्टी पत्थर कंकड़ जो होती है जो अपने साथ वो लेकर आती है उसे भी कुछ हद तक वहाँ छोड़ते जाती है। अर्थात उसका जो रास्ता है वहाँ पर यदि पानी अधिक आ गया या बरसात हो गई तो उसमें जो पत्थर मिट्टी कंकड़ बह कर आए हैं वो उसी क्षेत्र में किनारे छूट जाते हैं और इसके कारण वो जो मैदानी क्षेत्र है वो उपजाऊ हो जाते हैं, चूँकि वो अपने साथ बहुत सारे उपयोगी तत्वों को लेकर आता है। और इस प्रकार से उसका प्रवाह जो होता है वो इस तरह से, एक तरह समझिए कि वो सर्पाकार या बिना कोण के वो धीरे 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 मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है, जिससे कटाव भी कम होता है। और जब बहुत बारिश आ जाता है तो कई बार वहाँ पे कुंड की तरह बन जाते हैं या हल्का सा वो इस तरह का कुछ बड़ा आकार बन जाता है जहाँ पे पानी भर जाता है, गड्ढा इत्यादि। अगर बड़ा गड्ढा होगा तो वहाँ भर जाएगा। इस प्रकार से वो बांध की तरह का शेप इत्यादि भी बनाने लगता है और ये धीरे धीरे बहने लगता है। इसके बाद आता है वृद्धावस्था, अर्थात जब नदी अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच जाती है और वो समुद्र से मिलती है या आ, इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो समुद्र से मिलने से कुछ थोड़े पहले, अर्थात पूरा जब वो मिली नहीं है तो उससे पहले, अर्थात मान लीजिए यहाँ समुद्र है, ये समुद्र है, तो यहाँ जाने से पहले थोड़ी दूर पहले को हम उसका वृद्धावस्था कहेंगे। यहाँ इस स्टेज को हम वृद्धावस्था कह सकते हैं। और इस स्थान पर जब वो पहुँचती तो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा धीरे हो जाती है, बहुत धीरे बहती, जैसे डेल्टा इत्यादि क्षेत्र हैं वहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। तो उसके साथ आई हुई मिट्टियाँ इत्यादि हैं वो धीरे धीरे यहाँ छूटती जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो अपने साथ साथ लाए चीज़ों को छोड़ते जाता है और लास्ट स्टेज में पहुँचने के बाद अधिकतर चीज़ें उसकी छूट जाती है। और इसके कारण यहाँ पर जो है, जैसे वो नदी में मिलती है तो यहाँ पर जाकर वो डेल्टा का निर्माण करने लगती है, अर्थात मिट्टी जो है वो जमने लगती है और उसी के कारण उसके कई हिस्से हो जाते हैं। तो प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे डेल्टा न सुंदरवन इत्यादि के आसपास बना हुआ है। तो इसी प्रकार से बना हुआ है कि नदी पहाड़ से निकली, वी शेप में जाते गई, उसके बाद उसने धीरे धीरे इस प्रकार से रूप अख्तियार कर दिया और आखिरी स्टेज पर आने के बाद वो डेल्टा के रूप में समाप्त हो जाती है। तो ये है नदी का पूरा जीवन कि किस प्रकार से होता है। और नदी इस प्रकार से बहकर फिर आगे चले जाती है और वहाँ पे फिर वो डेल्टा में मिल जाती है। तो जो डेल्टा होता है उसका जो शेप होता है, जैसे जो नदी जाती है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। लास्ट स्टेज पे नदी जो होती है, जैसे वो नदी बह कर जा रही है तो आखिरी में वो इस प्रकार से कुछ शेप बना लेते हैं। यहाँ वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है और यहाँ पे मिट्टियों का झुंड हो जाता है। इस तरह से धीरे 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 डेल्टा की तरह बन जाती है। जो कुछ डेल्टा हमने पहले देखे हुए थे जो बंगाल के आसपास है, बंगाल की खाड़ी के आसपास है, तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण भी नदियों के द्वारा हुआ है। तो ये है उसका पूरा जीवन। इसमें हम देखते हैं कि एक शब्द आया है अपवाह तंत्र, अर्थात नदी जब बहती है तो अपने अपवाह तंत्र में बहती है। अपवाह तंत्र का अर्थ है प्रवाह का रास्ता, उसका जो प्रवाह का तरीका है। अर्थात यदि एक नदी अपने रास्ते में बह रही है, जैसे ये कोई नदी है अपने रास्ते में बह रही है, तो इसके साथ आसपास जो छोटी नदियां हैं, अर्थात यहाँ पर से आप देख सकते हैं कहीं से धीरे धीरे होकर कुछ नदियां उससे आकर मिल जाती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो बड़ी नदी होती है वो अपने रास्ते में बहती है और जो छोटी नदियां हैं या छोटे छोटे जो बारिश से निकलने वाले नाले की तरह की नदियां हैं छोटी छोटी, वो उससे मिल जाती हैं। और जहाँ तक ये मिलती हैं उसे उसका अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये चीज़ निर्धारित होता है कि किस प्रकार के स्थान पर वो बह रही है और उस स्थान का स्वरूप क्या है, अर्थात मिट्टी कैसी है, वहाँ चट्टान है या कि जंगल है। तो इससे निर्धारित होता है कि वो जो छोटे छोटे नदियाँ हैं वो किस प्रकार से उससे मिलेंगी। नदियों का नाम भी होता है, छोटी नदियों का भी नाम होता है, लेकिन वो आखिर में आके बड़ी नदी में मिल जाती हैं और फिर ये एक अपवाह तंत्र बन जाता है। तो अपवाह तंत्र कई प्रकार के होते हैं। ये निर्धारित होता है कि किस प्रकार का स्थान है और किस प्रकार से उसका जो छोटी नदियों का मिलन है वो हो रहा है, और इसी से अपवाह तंत्र का नाम रखा जाता है।
कि किस प्रकार का अपवाह तंत्र वह होगा। ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वृक्षाकार का, जो हमने जैसे देखा, जैसे कोई नदी बह रही है इस प्रकार से नदियां आकर उससे मिल रही है, जो कि वृक्ष का आकार निर्धारित कर रही है। ये आप देख सकते हैं। ये साधारणतः बड़ी नदियों में होता है, जो कि बारिश के समय। और ये जो एक उदाहरण है गंगा, यमुना, सिंधु, महानदी। महानदी में भी आपने देखा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है और उससे बहुत सारी नदियाँ, दूध नदी और अन्य नदियाँ उससे जाकर मिल जाती हैं और उसके एक बड़े स्वरूप का निर्धारण करती है। तो वो नदी जो है ये इस प्रकार का आकार कहा जाता है वृक्षाकार, वृक्षाकार प्रवाह। वृक्षाकार प्रवाह है। इस प्रकार से ये नदी का बहाव होता है। तो इस प्रकार के आकार को वृक्षाकार कहा जाता है। दूसरा होता है जालीनुमा। ये जो आकार होता है जाली का आकार, अर्थात ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे घाटियाँ इत्यादि होती हैं, जहाँ पे छोटे छोटे चट्टान, पत्थर और ठोस स्थान है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, या आप देख सकते हैं ये कई पहाड़ों की श्रृंखला है। यहाँ पे कुछ पहाड़ आपस में जुड़े होंगे, तो यहाँ पे जो नदी बहती है वो एक तरह से इस प्रकार से बहेगी। तो कुछ नदी यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे भी कुछ चट्टाने हैं, पहाड़ हैं। तो उसके बीच में जब नदी बहेगी तो वो कुछ इस तरह से यहाँ मिलेगी, इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, यहाँ पे नदी रह जाएगी। इस तरह से ये कुछ जो आकार बनता है वो आखिरकार इस तरह का आकार होगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे वो मिल रही है नदियों के बीच, और इनके बीच में यहाँ पे आके मिलेगी। ये कुछ इस तरह से ये जाली की तरह आकार होगा, क्रमबद्ध नहीं होगा। जैसे जैसे ढलान आएगा, चट्टानों के बीच उसे रास्ता मिलेगा, तो वो आपस में मिलते जाएंगे और फिर ये कुछ जाली की तरह का आकार बनेगा, आपस में जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर वो बहुत दूर दूर तक फैला रहेगा, चट्टानों के बीच या ढाल के बीच। इस प्रकार का प्रवाह जो होता है, तो इसे जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। अपवाह तंत्र का ये जो प्रकार है, इस प्रकार का नदी आपको सौराष्ट्र, नीलगिरी, अमरकंटक ये ऐसे स्थानों पर मिल रहा है जहाँ पे जंगल भी हैं, और उनके कारण से रास्ता जो है नदी का अवरुद्ध हो जाता है और इस प्रकार का आकार बनता है। एक और आकार जो होता है नदी का, वो ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो या बहुत ऊपर नीचे सतह हो। तो इस प्रकार के स्थान पे आपको आयताकार प्रतिरूप मिलेगा। वो इस प्रकार से कुछ होगा, आयताकार नदियां आपकी मिलेंगी, लगभग लगभग इस तरह का शेप होगा। और ये ऐसे स्थानों पर होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन है, वहाँ पे ये इस तरह का स्थान है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, तो नदियाँ सीधी आकर मिलती हैं। यहाँ से कोई नदी बह रही है और इधर से कोई नदी आती है तो सीधी आकर मिलती है। तो इस प्रकार का आकार बनता है जिसे आयताकार कहा जाता है। ये जो आकार है जो यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी जगहें हैं नॉर्वे इत्यादि में जहाँ पर इस प्रकार की ज़मीन है कि वो आयताकार आकार ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा है केंद्र उन्मुखी प्रतिरूप जो होता है, तो वो जो आकार होता है वो झीलों के आसपास मिलेगा। तो बहुत बड़े बड़े झील है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीन गहराई में है, इस प्रकार से देख सकते हैं, और बाकी की जमीन ऊंचाई में है। तो जितने भी आसपास की नदियाँ हैं वो यहाँ आकर मिलती है। तो जो आकार होता है इस प्रकार से होता है कि जो नदियाँ हैं वो इस तरह से आकर एक स्थान पे मिलके उसे कुंड का निर्माण करती है। नदी वन, नदी टू, नदी थ्री, ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नदियाँ जो हैं, अर्थात छोटी नदियाँ जो है वो आके एक स्थान पे मिलेंगी। तो रिंग शेप जैसे बोल सकते हैं उसे, केंद्रमुखी प्रवाह इसे कहा जाएगा। और ये जो राजस्थान का सांभर झील है, यहाँ पे नमक का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये जो सांभर झील है, यहाँ पे इस प्रकार का प्रवाह मिलता है कि जो नदियाँ हैं वो रिंग आकार में आकर मिलती हैं। ये अलग अलग तरह के अपवाह तंत्र हैं। और अपवाह तंत्र होने के साथ साथ बेसिन जो होता है एक, जो कुल मिलाकर जैसे कोई नदी है, जैसे ये है, ये इतने क्षेत्र को कवर कर रही है, तो इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है इस नदी का बेसिन, अर्थात वह क्षेत्र जिससे इस नदी के कारण लोगों का जीवन प्रभावित होता है और वो इस स्थान के लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होती है।
जैसे ये एक वृक्षाकार रूप है और यहाँ से नदियाँ यहाँ तक, मान लीजिए इस तरह की नदियाँ जो है वो बहती है, नदी का धारा इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो नदी है ये पूरे इस एरिया को अपने कंट्रोल में रखती है। अर्थात यहाँ नदी के प्रवाह से लोगों का जीवन प्रभावित होता है, लोगों को संपन्नता मिलती है। तो इस प्रकार के बेसिन के आधार पे जो भारत है उसे कई हिस्सों में बांटा गया है कि कौन सा एरिया जो है किस प्रकार के बेसिन में आता है। तो इसे में आप देख सकते हैं, सिंधु है, गंगा का बेसिन है यहाँ तक जो फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र का बेसिन यहाँ पे आप देख सकते हैं असम के आसपास है, महानदी जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी जो नीचे साइड पे है, कावेरी जो साउथ इंडिया में है, कृष्णा नदी का बेसिन जो है, सिंधु नदी का बेसिन उत्तर में देख सकते हैं आप। तो ये जो पूरा एरिया है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर एक जगह एकत्र होकर सिंधु में आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में आती हैं, और जो बाकी नदियाँ हैं वो पूरी मिलती हैं, और ये जो एरिया है वो इसी के द्वारा सिंचित किया जाता है, लोगों का जीवन इन्हीं नदियों के द्वारा अर्थात इन बेसिनों के आधार पर निर्धारित होता है। तो ये बहुत सारा एरिया है जिसमें आप देख सकते हैं नर्मदा जो है, ताप्ती है, महानदी, गोदावरी, ये अलग अलग बेसिन बने हुए हैं। तो ये नदी का नाम है और वो अपने आधार पे बेसिन बनाते हैं। नर्मदा की लंबाई 13,1313 किलोमीटर है, जो कि जैसे आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है ये ग्रीन में जो है ये हमारा गंगा नदी का है। तो ये गंगा नदी के प्रवाह से ये पूरा क्षेत्र सिंचित होता है। तो ये जो क्षेत्र है वो है लगभग आपका, जैसे देख सकते हैं गोदावरी का जो देख सकते हैं ये गोदावरी का क्षेत्र है। तो ये गोदावरी का क्षेत्र जो फैला हुआ है तो ये 3,12,813 वर्ग किलोमीटर को इसने पूरा कवर किया हुआ है। हमारा जो महानदी है उसने 1,41,589 किलोमीटर लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये जो है ये पूरा उसका बेसिन है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बेसिन क्या होता है, वह क्षेत्र जो कि उन नदियों के द्वारा सिंचित होता है या कंट्रोल होता है, ये आप समझ सकते हैं। और वहाँ की जो नदियाँ हैं और साथ ही छोटे छोटे जो नाले हैं वो सब भी इससे ही एक तरह से आकर जुड़ते हैं। तो ये है अपवाह तंत्र जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बेसिन बना हुआ है। जो अपवाह क्षेत्र है इसी के आधार पर सिंधु का बेसिन है, गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी का है, कृष्णा नदी का है, कावेरी का बेसिन है और महानदी का बेसिन है। तो महानदी के बेसिन में जो नदियां हैं उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो, मांड इत्यादि हैं, ये सभी जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ प्राचीन काल में इसे कई नामों से जाना जाता था, चित्तोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला, ये नामों से महानदी को जाना जाता था। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये इसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा का राज्य की सीमा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। इसके पूरे एरिया जो हैं उससे, और साथ ही साथ इसमें सिंचाई का, जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, मत्स्य पालन भी इसमें किया जा रहा है, और अधिकांश उद्योग जो है छत्तीसगढ़ के वो इसी के आसपास स्थापित हैं और इसी से ही पूरे वो अपना कार्यकलाप करते हैं। तो जल है एक बहुत ही कीमती संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और इसे बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नदियों के प्रवाह से ही हमारा जीवन का भी प्रवाह होता है। और जो नदियाँ हैं आज के समय में आपने देखा होगा कि लोगों ने नदियों को प्रदूषित करना प्रारंभ कर दिया है। जितने भी फैक्ट्री हैं, धुएं हैं, कचरा है, सब उसमें डाल देते हैं, लोग कूड़ा कचरा भी उसमें डाल देते हैं। तो इसके कारण नदियाँ बहुत प्रदूषित हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा देश जो है एक तरह से नदियों पर ही निर्धारित है। यदि हमने नदियों को नुकसान पहुँचाया तो हम खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये समझना सबके लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो उद्योग हैं, एक उदाहरण इसमें दिया गया है जो हिवरे बाजार का, जिसकी संपन्नता के बारे में दिया गया है। क्योंकि उस समय वहाँ पर लोगों ने बहुत हद तक नदी को खराब कर लिया था पूरे पुराने समय से, और इसके कारण फिर एक योजना बनाई गई जिससे गांव को पेड़ लगाया गया, साथ ही साथ चराई को रोका गया, और इसके साथ साथ वहाँ पर कई प्रकार के ऐसे जो फसल होते हैं, जो नलकूप इत्यादि लगाकर फसल किए जाते थे, केला और गन्ना इत्यादि का, उसको प्रतिबंध लगाया गया। और ये देखा गया कि इन सब कारणों से जो हिवरे बाजार है वहाँ पे धीरे धीरे संपन्नता आने लगी, लोग पशुपालन करने लगे, और आगे चल के उन्होंने अपने उत्पादन को 20 गुना तक बढ़ा लिया। तो ये उस एरिया का उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हैं कि यदि जो मनुष्य है वो जल का सही तरीके से उपयोग करेगा तो उसका बहुत लाभ उठा सकता है। इसमें जो अलग अलग बेसिन हैं इनके आधार पे बहुत सारे लोगों का जीवन निर्धारित होता है। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है
वो बहुत उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है। और चूँकि ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, एक उदाहरण तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसके द्वारा जो मैदान बने वहाँ पे जूट, धान, ये सभी चीज़ों की खेती की, चूँकि आप समझ सकते हैं कि जो डेल्टा क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे एक डेल्टा क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो गई, चूँकि पानी जो है वो अपने साथ बहुत सारे तत्वों को लेकर आता है, उपयोगी तत्वों को लेकर आता है, जिसके कारण जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ज़मीन उपजाऊ होती है। नदियाँ जो होती हैं वो जब बहती हैं तो अपने साथ पूरे उपयोगी तत्वों को लेकर आती है। और ये जो गोदावरी बेसिन है वहाँ पर भी व्यापारिक फसलें बहुत सारी उत्पादन होती हैं, कपास इत्यादि का। कृष्णा नदी जो बेसिन है उसके ऊपर अभी बहुत विवाद चल रहा है। जो नदी है कृष्णा का, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बंटवारे का विवाद चल रहा है। इसी प्रकार से जो सिंधु बेसिन है वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें नदी का केवल 20% भारत उपयोग कर सकता है, ऐसा समझौता हुआ था, चूँकि इसका बहुत महत्व है। और जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में होकर बहती है, बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंधु के द्वारा कवर किया जाता है। तो ये है नदियों के बारे में, नदियाँ और उनके अपवाह प्रणाली के बारे में। नदियों के संबंध में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपके लिए उपयोगी जानकारियाँ लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेते हैं साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।